मुतल कौम पर फेडरल रिजर्व कब्जा कर चुका था, जो कि चंद फ्री मेसोनिक यहूदी जायनिस्ट बैंकर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। इन लोगों ने फिर प्लान किया कि हमें पूरी दुनिया से सोना घसीटना है, और इस काम के लिए जंगें बड़ी काम आती हैं। आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री में यह बात मिलेगी कि किस तरह हिटलर को इन्होंने फाइनेंस किया, किस तरह इन्होंने जंगें बर्पा करने के लिए इन्होंने फाइनेंसिंग की दोनों तरफ। ये तारीख बहुत लंबी तवील हिस्ट्री हो जाएगी, हम सिर्फ शॉर्ट बात करते हैं कि आप ये नोट करें अगर एक बात कि दुनिया में सिर्फ 2 जगहें हैं जहां पे सोने के जखायर पड़े हुए थे, लेकिन यूरोप में भी और अमेरिका में भी, लेकिन वहां जंगें नहीं हुई। एक स्विट्जरलैंड में और एक अमेरिका में। यानी सारी दुनिया, यूरोप का सोना जवाहरात जंगें, पूरे यूरोप में आग लगी हुई थी, लेकिन जर्मनी से लेकर तमाम मुखालिफिन तक जो आपस में लड़ रहे थे, स्विट्जरलैंड में एक जंग नहीं हुई। स्विट्जरलैंड के बैंकर सोने के जखायर जमा कर रहे थे। हालांकि जिस मुल्क में दौलत हो और उसके आसपास जंग हो रही हो, सबसे पहले तो वहां हमला करना चाहिए, लेकिन किसी ने वहां हमला नहीं किया। रीजन बीइंग कि वो फाइनेंसियर्स थे, वो हर तरफ पैसा रख भी रहे थे, लोग उनके पास जमा भी करवा रहे थे अपनी जंग से घबराकर। और अमेरिका के बैंकर्स ने यह किया कि जो पूरी वॉर एफर्ट थी उसको फाइनेंस किया अमेरिकन ने, पूरी यूरोपियन वॉर एफर्ट को, और यूरोप के हर मुल्क से जो पेमेंट ली है इन्होंने, वो करेंसी में नहीं ली, सोने में ली। यानी नतीजा ये हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो फायदा यहूदियों को हुआ है वो नाकाबिले बयान है। पहले तो उन्होंने 60 लाख यहूदियों की कहानी बनाई, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया में इतना प्रोपेगेंडा किया कि लोगों की हमदर्दियां इनके साथ हुई, और इन्होंने इसराइली रियासत के कयाम करने के लिए बुनियाद बनाई। दूसरा, उन्होंने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया, जिसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा और फंडिंग फेडरल रिजर्व ने करनी थी। यानी जितना फेडरल रिजर्व कर्जा देता यूरोप के ममालिक को, उतना ही फेडरल रिजर्व को सूद मिलता। और जो पूरी दुनिया और खासतौर पर यूरोप के मालदार मुल्कों की दौलत थी और सोना था, वो तमाम का तमाम इस कर्जे की अदायगी और कीमतों के जवाब में वो सारा सोना अमेरिका पहुंचना शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर तक हाल ये था कि दुनिया के 80% सोने के जखायर दुनिया से नोच नोच के अमेरिकन फेडरल रिजर्व में पहुंच चुके थे। यानी इस खौफनाक गेम प्लान को अब ये पूरे यूरोप तक फैला चुके थे, जो उन्होंने 1913 में फेडरल रिजर्व से शुरू किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर तक इन्होंने जब सोना भी हासिल कर लिया, और अब इस निजाम को इन्होंने पूरी दुनिया पे फैलाना था, और इसके लिए एक एग्रीमेंट इन्होंने किया जिसको ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कहते हैं। यानी ये वो एक निजाम है जिसमें इन्होंने यूनाइटेड नेशन से कयाम अमल में लाए, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जिसके लिए IMF बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पर्टिकुलरली एक ऐसा इदारा इन्होंने बनाया जिसका मकसद ये था कि ये कानूनन, यानी हमारे IMF के पॉइंट्स में, चार्टर में ये लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई मुल्क गोल्ड करेंसी नहीं इस्तेमाल कर सकता, और ना कोई ऐसी करेंसी इस्तेमाल करेगा जिसकी पुष्ट पर सोना मौजूद होगा। इन लोगों ने पूरे यूरोप की, चूंकि करेंसी तो खत्म हो चुकी थी, जंग की वजह से वो हुकूमतें ही तबाह हो गई थी, सोना पीछे था नहीं, सोना अमेरिका उठा के ले गए थे सारा, तो रद्दी कागज थी करेंसीज इनकी सारी। यानी जैसे हमने पहले मिसाल दी ना आपको कि जब सोना पीछे से गायब हो जाए तो वो रसीदें जो इशू की हुई हैं वो जाली रसीदें। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने फैसला किया कि अब चूंकि अपने निजाम को फैलाना और चलाना है, लोगों का एतबार भी कायम रखना, एक धोखा, एक फ्रॉड, एक सामरी का जादू है जो इन्होंने बनाया। सामरी ने भी यही किया था कि पूरी कौम का सोना घसीट के उनको एक पुतला बना के दे दिया जादू, और कहा कि इसको पूजो। इन लोगों ने भी यही किया है कि पूरी दुनिया से सोना घसीट के इकोनॉमिक सिस्टम का एक बुत बना के दे दिया लोगों को, ये तुम्हारा खुदा, इसको पूजो। ये यूरोप और अमेरिका के अंदर ये निजाम इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कायम कर दिया था, इसको दुनिया में फैलाना था, जिसके लिए IMF की जरूरत थी उनको। बुनियादी तौर पर IMF इनके वो इंस्टीट्यूशंस हैं और वर्ल्ड बैंक जिसके जरिए इन्होंने अपने इस सूद के निजाम को, रिबा के निजाम को पूरी दुनिया में फैलाना। ये समझना तारीखी तौर पर इसलिए जरूरी है कि अब आपको समझ में आएगा कि यह निजाम काम किस तरह करता है। हाउ डिड दैट हैपन? यूरोप को सोना निकल गया, इन्होंने कर्जे देने शुरू किए। दुनिया में ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने यह फैसला किया कि तमाम दुनिया की करेंसीज के पीछे डॉलर होगा, यानी डॉलर के साथ एक एक्सचेंज रेट लगा दिया उन्होंने। फॉर एग्जांपल 2 पाउंड का $1 होगा या 50 रुपए का $1 होगा, और डॉलर के पीछे डॉलर बीइंग दी पेग करेंसी, यानी डॉलर के पीछे सोना। यानी आप $35 लेकर आए तो आपको सोना मिलेगा, स्टैंडर्ड बना दिया, आपको सोना मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली कोई करेंसी सोने के बैकिंग नहीं है उसकी। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया की करेंसी से खत्म कर दिया, सिर्फ डॉलर के पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड था। यानी अभी तक इन्होंने अपना सिस्टम जो है पूरी तरह कब्जा नहीं किया था। 45 तक यहां पहुंचे थे वो, कम से कम डॉलर के पीछे इन्होंने सोना रखा था। लेकिन हाल वो इन्होंने कर दिया कि वही बात है, अगर 100 रुपए का सोना था तो रसीदें इन्होंने लाख रुपए की जारी करना शुरू कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोप को तामीर और तरक्की के लिए कर्जों की जरूरत थी, और अब नॉर्मली होता यह है कि जब आप अपने मुल्क में ज्यादा करेंसी छाप दें तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी माल कम है, पैसे ज्यादा आ गए, कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ गई। इन्होंने बहरी जहाज भर के डॉलर छापने शुरू किए
اور اس کو پوری دنیا میں بھیجنا شروع کیا. اپنے ملک میں تو استعمال نہیں ہو رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکن اکانومی میں اس کی مہنگائی اور انفلیشن کا فرق نہیں پڑا اور پوری دنیا کو انہوں نے مقروض کرنا شروع کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قرضے دے دے کر. چونکہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت یہ طے ہو چکا تھا کہ ہر کرنسی کے پیچھے ڈالر ہوگا اور ڈالر کے پیچھے سونا ہوگا, لہذا پوری دنیا ڈالر طلب کر رہی تھی, ڈالر کی طلب تھی. یہ جاتے تھے ڈالر میں قرضے دیتے تھے, ہر ملک اپنے پاس ڈالر جمع کر رہا تھا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ٹریڈ وہ انہوں نے کہا آپس میں آپ ڈالرز میں کریں گے, خاص طور پہ آئل, انرجی. دنیا کی تمام 2 بڑے آئل ایکسچینج انہوں نے بنائے, ایک نیو یارک میں ایک لندن میں, جس کی ٹریڈنگ ڈالرز میں ہونی تھی. یعنی پوری دنیا کو اگر تجارت کرنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا, اینڈ ڈالر واز ایز گڈ ایز گولڈ, ایون بیٹر دین گولڈ, کیونکہ سونا تو سنبھال کے رکھنے کے پیسے لگتے ہیں, ڈالر اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور بینکوں میں رکھیں تو اس کا آپ کو سود بھی ملتا تھا. تو یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے, یہ ایک نظام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب پوری دنیا میں انہوں نے پھیلانا شروع کیا کہ اسٹارٹنگ فرام یورپ کو اربوں ڈالر انہوں نے بحری جہاز بھر کے لٹرلی انہوں نے قرضے دیے, چونکہ یورپ تو تباہ ہو چکا تھا. اب اس کی ادائیگی میں سونا یہ پہلے لے جا چکے تھے, اب یورپ کام کر کر کے یہ سود ان کو واپس بھیج رہا تھا. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ قرضہ امریکن حکومت یورپ کو نہیں دے رہی تھی, فیڈرل ریزرو یورپ کو دے رہا تھا امریکن حکومت کے ذریعے. یعنی فیڈرل ریزرو 6% سود کے اوپر یا 10% سود پہ امریکن حکومت کو دیتا تھا, امریکن حکومت 20% سود پہ آگے یورپ کو دیتی تھی. یعنی یہ سود در سود کا نظام, اور بینیفٹ کس کو ہو رہا تھا, جو یورپ جو سود, پورا یورپ جو سود ادا کرتا تھا اس کا بینیفٹ فیڈرل ریزرو کے یہودی بینکرز کو ہوتا تھا. سر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئی ایم شیور اٹس ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت گرپنگ لگ رہی ہوگی اس وقت. میں خود جاننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں, اور لیکن ہر بار